आदाब। किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी डीडी उर्दू की फ़खरिया पेशकश किताब कायनात के साथ हाजिर हूँ मैं मोहम्मद नौमान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम जिस उर्दू किताब पर गुफ्तगू करेंगे उसमें भक्ति और तसव्वुफ़ की अहम इस्तिलाहात पर रोशनी डाली गई है। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं शमीम तारिक साहब और इसे शाया किया है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने। इस अहम किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CIL जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। परवेज़ साहब, जब तसव्वुफ़ और भक्ति के अहम इस्तिलाहात इस किताब पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब आपने ये किताब पढ़ी तो कैसी लगी आपको ये किताब? पहला तासुर आपका अगर मैं जानना चाहूँ इस किताब से मुताल्लिक़। इस किताब का जब मैंने मुताला किया तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचा करता था या तलाश किया करता था, उनका हल मुझे मिल गया है। मिसाल के तौर पर मैं ये बताऊं कि जैसे तसव्वुफ़ की राह में तज़किया नफ्स पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, लेकिन तज़किया नफ्स अचानक शुरू नहीं होता है। उससे पहले के मराहिल में ये है कि इंसान जब दुनियावी ज़िंदगी से घबराता है तो कहीं पनाह की तलाश करता है, तो फिर वो इबादत के लिए जाता है कहीं पर। तो पहला तो शौक़ है, शौक़, फिर वो इबादत में जब वो किसी मरहले को पार कर लेता है, किसी मकाम तक पहुंचता है, तब जा कर के तज़किया नफ्स का मामला आता है। और तज़किया नफ्स और उसके बाद दूसरा मरहला तजल्ली का है, जिसको अंग्रेज़ी में इल्यूमिनेशन कहते हैं। और तीसरा मरहला यूनियन, उसको उर्दू में वस्ल कहा जाता है। और चौथा मरहला वजद का है, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सटेसी कहते हैं। ये तमाम इस्तिलाहात अगर आज का नौजवान या हमारी अगली पीढ़ी अगर इन चीज़ों को समझना चाहती है, देखना चाहती है कि वाकई में इसके माना क्या हैं और इसके अंदर जो गहराई है, जो थॉट प्रोसेस है, वो क्या है, तो वो जब इस किताब को पढ़ेगा तो उसको एक तरह से सुकून हासिल हो जाएगा कि वो तमाम जो उलझाव है वो दूर हो जाएगा। इसलिए कि जैसे कबीर दास के यहाँ तज़किया नफ्स पर बहुत ज़ोर है। उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपड़ो चले हमारे साथ। तो कबीर दास जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपना घर फूंकिए फिर मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं अपना घर फूंक करके चौराहे पे लाठी लेके खड़ा हूँ। तो वो हमारे दिल के अंदर जो कदूरतें हैं, जो मैल है, जो जलन है, जो हसद है, जो ख्वाहिशात हैं, जो माया है, जो लालच है, इन तमाम को पहले मिटाओ, फिर मेरे साथ आओ, चूँकि मैं ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर चुका हूँ। ये तसव्वुफ़ का पहला मरहला है जी। अब इसके बाद जो दूसरा मरहला है तजल्ली, जब आदमी इन चीज़ों से ऊपर निकल जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके चेहरे से कुछ चीज़ें जाहिर होने लगती है, उसका चेहरा चमकने लगता है, जिसे हम आमतौर से कहते हैं कि इसका चेहरा बहुत रोशन है। लेकिन अगर हम किताब के हवाले से ही अगर और मज़ीद गुफ्तगू करना चाहें, किस तरीके से इसमें इस्तिलाहात पर बातचीत की गई है, तो इस्तिलाहात को जानना, इसको समझना कितना अहम हो जाता है, और शमीम तारिक साहब ने जो ये कोशिश की है, इस कोशिश को कितना अहम मानते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तसव्वुफ़ और भक्ति जो है, जाहिर है कि एक ज़माने से भक्ति और भक्ति तहरीक, इन्होंने शमीम तारिक साहब ने बहुत अच्छा किया कि इसकी वजाहत कर दी। इसलिए कि भक्ति तो हमेशा से रही है, शुरू से भक्ति रही है, लेकिन भक्ति तहरीक एक अलग चीज़ है। तो भक्ति और भक्ति तहरीक को कभी मिला करके नहीं समझना चाहिए। इस पर ख़ास तौर से इन्होंने, शमीम तारिक साहब ने अच्छा खासा जो है क्या है तफसीली मुताला करके उसको मुख्तलिफ़ हवालों से वाज़ह किया है कि ये भक्ति और भक्ति तहरीक क्या है। उसी तरह से तसव्वुफ़ में बहुत से लोग, अच्छा, ये जो सूफिया इकराम का जो दरबार रहा करता था या संतों का जो स्थान हुआ करता था, वो हर किसी के लिए उनके दरवाजे खुले होते थे। उन तमाम चीज़ों की जिस तरह से वजाहत इन्होंने की है, चाहे वो भक्ति की इस्तिलाहें हों, चाहे वो तसव्वुफ़ की, और उनकी पूरी वजाहत बड़े सलीक़े से, बहुत अच्छे अंदाज में और आसान ज़बान में की गई है। ये इस किताब की बहुत अच्छी खूबी है।
कुछ अल्फाज की तशरीह में मैं देख रहा था कि उन्होंने लिखा कि उनके मुताबिक, फ़लाँ के मुताबिक। क्या उन्होंने सिर्फ अपने ही अल्फाज में तशरीह करने की कोशिश की गई, या जहाँ जहाँ से तर्जुमा उनको मिला उन्होंने बाकायदा उसका जिक्र करते हुए उनका तर्जुमा किया? जाहिर है कि हम कोई बात अगर किसी के हवाले से या हम किसी किताब से पढ़ करके कुछ हासिल कर रहे हैं तो उसको अपने नाम से पेश करना तो बददयानती है, अदबी बददयानती कहा जाएगा। लिहाजा उन्होंने जहाँ से जिस किताब से जो हासिल किया है वहाँ उसका नाम शामिल कर दिया है कि ये फ़लाँ की किताब में फ़लाँ ने ये बात ऐसे कही है, मैंने ये बात ऐसे कही है, या उस किताब में ये ऐसे लिखा हुआ, पूरे हवाले के साथ, पूरी इल्मी दयानतदारी के साथ उन्होंने इस किताब में तमाम बातों की वजाहत की है। एक और लफ्ज़ हमने देखा इसके अंदर, जहाँ भगवत गीता का जिक्र होता है तो उसकी तशरीह में कई सफ़हात लिख दिए गए हैं। तो इसमें कितनी उन्होंने कोशिश की उस लफ्ज़ की तशरीह करने में, उसको बताने में? क्या पूरे तरीक़े से उसको वजाहत दे दी है उन्होंने? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आम तौर से हम लोग पाताल जानते हैं, लेकिन पाताल से पहले क्या क्या है हम वो नहीं जानते। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने वो 7 तबक जिसे हम कहते हैं जी, इन्होंने उसके बारे में भी लिख दिया कि पाताल क्या है और पाताल के जो मराहिल है वो क्या क्या है, वो 7 क्या हैं। पाताल तो लास्ट है, लेकिन उससे पहला वाला जो है वो क्या है। यानी अगर लफ्ज़ पाताल ही है तो उसकी भी उन्होंने देखा जाए तो पूरी रिसर्च के साथ। दोज़ख के 7 तबके हैं, जन्नत के हैं और पाताल के हैं, तो उन्होंने उसमें नाम लिखा है उन 7 तबकों का, अतुल, वतुल, सतलम, तलातुल, महातलम, रसातल, पाताल। हम अपनी गुफ्तगू में आम लोग जो है रसातल और पाताल का जिक्र करते हैं, या उनके मेमोरी में ये 2 लफ्ज़ हैं, लेकिन बाकियों का पता नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो इसी तरह से 7 आसमानों के नाम भी हैं, तो ऐसी चीज़ों का भी इसमें दर्ज हो जाना ये बहुत अहम है कि हम जैसे लोग भी कभी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा, ख़ास तौर से आज के दौर में भक्ति और तसव्वुफ़ की जो ज़रूरत आज के दौर में है कि इंसान जो है मशीनी दौर में इतना मसरूफ़ हो गया है कि वो अपने आप को, अपने खालिक को भूलता जा रहा है। तो ऐसे दौर में इस तरह की किताब जो आपको जोड़े असलियत की तरफ जाने के लिए, अपने असल की तरफ, ये बहुत अहम काम है। अभी जिस तरीके से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है कि कितना अहम किरदार है तसव्वुफ़ और भक्ति तहरीक का इस समाज के कायम होने में और आज जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं उस हिंदुस्तान की तामीर में। आज के दौर में जैसे किसी ज़माने में मैं बनारस, दिल्ली, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, चर्च में, हर जगह गया सुकून तलाश करने के लिए, और उस तरह से कहीं मुझे सुकून नज़र नहीं आया। और जब मैं इस तरफ आया तसव्वुफ़ की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई कि अच्छा ये चीज़ ऐसे ही है, इस तरह की है। तो आज हमें ये किताब, जैसे कोई भी साधु संत हो या पीर हो, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप अब जाइए, अपनी परेशानी बताइए और वहाँ से अपना हल पाइए। आज के दौर में सिर्फ एक ये है कि दिखावा वाले ज़्यादा हो गए हैं। जो असल संत है या असल जो सूफ़ी है वो कहीं अपनी इबादत में लगा हुआ है, वहाँ तक कम लोगों की रसाई हो रही है। बाकी दूसरे जो लोग हैं वो ज़्यादा आ गए हैं मुआशरे में, उससे थोड़ा ख़तरा है। हमारे यहाँ इसकी रवायत बहुत कदीम है। आप ऋग्वेद से शुरू कर लीजिए, या हिंदुस्तान में अगर आप चिश्तिया सिलसिले से शुरू करें तो हज़ारों साल की तारीख़ इस बात की गवाह है कि इनके दरवाज़े हमेशा सबके लिए खुले रहे। निज़ामुद्दीन औलिया का बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनके यहाँ तमाम लोग, जो आसपास के लोग आते थे, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, सब्ज़ी है, मतलब कोई कद्दू ले आया, कोई बैगन ले आया, तो जो भी ले आया और जो भी आ गया उनके दरबार में, और वो सब बराबर हैं। और यही तसव्वुफ़ ने और यही भक्ति तहरीक ने हमें सिखाया और यही पैगाम दिया कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त करें। ये तमाम वो सबक थे जो इन तहरीकों ने हमें दिए और आज हमने उस पर इस किताब के ज़रिए गुफ्तगू की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर परवेज़ साहब का कि आपने इस किताब पर गुफ्तगू की और हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है भारतीय डाक, सदियों का सफ़रनामा।
सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। जी हाँ, पोस्टमैन, चिट्ठी रसां और न जाने कितने नामों से एक डाकिया जाना जाता है, लेकिन सरकारी वर्दी में वो सबका अपना होता है, सबके घर के मेंबर की तरह होता है। भारतीय डाक का जदीद निज़ाम ना सिर्फ सब लोगों को एक दूसरे की खबर दे रहा है, बल्कि सभी को एक साथ एक समाज की शक्ल में तरक्की की राह पर ले जाने में भी अपना अहम किरदार निभा रहा है। डाक का ये निज़ाम आज ही तैयार नहीं हुआ, इसको तैयार होने में सदियां लगी हैं। और कैसा रहा भारतीय डाक का सदियों का ये सफ़रनामा, इसे कलमबंद किया है अरविंद कुमार सिंह ने इस किताब के ज़रिए, जिसका उन्वान है भारतीय डाक सदियों का सफ़रनामा। इस किताब को शाया किया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने, और इस अहम किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन अली साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब। और जब हम इस किताब की बात करते हैं, भारतीय डाक सदियों का सफ़रनामा, जी वाकई सदियों का सफ़रनामा है, और इसको मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। पढ़ने के बाद पहला ओपिनियन अगर मैं जानना चाहूँ सबसे पहले इस किताब के ताल्लुक़ से, पढ़ने के बाद ये कैसी लगी आपको किताब? देखिए, मैं इस किताब के बारे में जो शुरुआत करना चाहता हूँ वो एक शेर से करना चाहता हूँ। आज के दौर में वो बहुत ही रेलेवेंट है। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रख देते थे ख़त में अपना दिल निकाल के। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर इसकी बात करें तो ये ख़त व किताबत का जो सिलसिला है वो हज़ारों साल पुराना है। अगर इसकी बात करें हम तो ये शुरुआत इसकी सिर्फ सदियों नहीं है बल्कि हज़ारों साल है। अगर हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक अगर अर्थवेद में देखेंगे तो अर्थवेद में भी इसका जिक्र है कि उस टाइम जो है ना किस तरह से पत्राचार किया जाता था। चाणक्य की अर्थशास्त्र की नीति को अगर देखें तो उसमें भी इसका जिक्र है कि चाणक्य किस तरह से अपने अर्थशास्त्र की नीति में जो है पत्र का व्यवहार करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4th सेंचुरी BC में किस तरह से पत्राचार का व्यवहार किया, और उसके बाद का दौर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक एंड मुग़ल, वो सब हमें पता है कि किस तरह के चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा है। बेसिकली अगर इसकी बात ये करें मॉडर्न जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है तो उसकी शुरुआत जो है वो बेसिकली 1688 में शुरू होती है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे उसकी शुरुआत की, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि ब्रिटिशर्स ने ही आकर के यहाँ पे इंडियन पोस्टल सिस्टम को बनाया, जबकि हमारे आदिकाल से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान विश्वगुरु रहा है। तो जैसे कि मैंने अर्थवेद से बात की और मुग़ल तक आए, तो इससे पहले भी पत्राचार या ख़त को किताबत का सिलसिला जारी रहा था, बट उसके फॉर्म्स दूसरे थे। इस किताब में बेसिकली अरविंद सिंह ने बड़ा ही रोचक ढंग से इस किताब को प्रस्तुत किया है, और ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एक शोध ग्रंथ है इंडियन पोस्टल सिस्टम पे। इन्होंने जो है अगर इस किताब के अगर इस प्रेफेस को, इनके चैप्टर्स को अगर हम देखें तो चैप्टर्स में जो इन्होंने जो जिस तरह की बातें की हैं कि जिला डाक व्यवस्था, राजा महाराजाओं की अनूठी डाक व्यवस्था, भारतीय डाक खाना, देहाती डाक खाना, पंचायती राज, ठीक है, डाक संगठन, पोस्ट कार्ड, लेटर बॉक्स, भारतीय हरकारा, ठीक है, कबूतर डाक सेवा, पालकी सेवा, डाक बंगला, हवाई डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इसमें चैप्टर्स इन्होंने डाले हैं जिसमें ये पूरा का पूरा विवरण देते हुए पाकिस्तान पोस्ट, डाक जीवन बीमा, डाक प्रबंधन, चिट्ठी पत्री की अनूठी दुनिया, तमाम देखा जाए तो इस तरीके से इन्होंने जो है और बिल्कुल लास्ट तक चैप्टर वाइज आदमी जो है वो पढ़ता चला जाए, बिल्कुल पढ़ता चला जाए। जो लास्ट में आ गए हैं टेलीग्राम, मनी ऑर्डर तक। मनी ऑर्डर 2015 में बंद कर दिया जाता है, 2020 की ये किताब छपी है 8वें संस्करण में। तो ये बिल्कुल बैंकिंग से भी उन्होंने आखिर में उसको तो इस तरह से इन्होंने जो है ना इस किताब में कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है जिसपे जो है ना मतलब जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग हो गई है, ऐतिहासिक डाक इमारतें जैसे बम्बई का GPO है या कलकत्ता का GPO है, उन सब का बड़ा ही विस्तृत रूप से इन्होंने वर्णन किया है इस किताब में। सदियों के सफरनामे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय डाक की वो कौन सी बातें इसमें बयान की गई हैं जो भारतीय डाक के निज़ाम को पूरी दुनिया में यूनिक बनाती हैं? मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें कि अरविंद कुमार ने ऐसी कौन सी बातों पर इसमें रोशनी डाली है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने सिर्फ
2300 पोस्ट ऑफिसेस थे यहाँ पे, ठीक है। और उस 2300 पोस्ट ऑफिसेस में 2300, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 1,55,000 जो है वो पोस्ट ऑफिसेस हैं, नहीं सॉरी 23,344 पोस्ट ऑफिसेस थी जब अंग्रेज यहाँ से गए हैं 1947 में, ब्रिटिश हुकूमत जब ख़त्म हुई है। आज की डेट में अगर देखेंगे तो वो 1,55,000 से ऊपर है, जिसकी तादाद अगर आप देखेंगे जो कि इन्होंने इस किताब में लिखी है कि 90% जो है वो पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो अभी भी ग्रामीण इलाकों में हैं। उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि जहाँ पे आज भी जैसे अगर प्राइवेटेशन की बात करें तो प्राइवेटेशन तो होना चाहिए, प्राइवेटेशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज वहीं पहुँचती हैं जहाँ पे उनका मुनाफा होता है। लेकिन भारतीय डाक व्यवस्था चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक को लिंक करती है, चाहे आप अगर देख लें कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, लद्दाख हैं, कश्मीर हैं, वहाँ पे प्राइवेट कुरियर्स कंपनीज नहीं हैं, लेकिन इंडियन पोस्टल सिस्टम है वहाँ पे, और उस पे सब लोगों को बहुत यकीन है। जैसे सरकारी कागज़ जितने भी आप दस्तावेज़ का ये ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उस टाइम जो है ना भारतीय डाक सेवा को ही लोग प्रेफर करते हैं, प्राइवेट कुरियर्स कंपनी पे यकीन नहीं रखते हैं। और दूर दराज इलाके जो हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ शायद भारतीय डाक के ज़रिए ही कुछ पहुँच पाता होगा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है इस किताब में। बहुत खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है इसका, और उसमें कई सारे पहलू, नॉट कि सिर्फ चिट्ठियाँ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो कॉरस्पॉन्डेंस है, या प्लेग का जो डिस्क्रिप्शन है, प्लेग में जो है कुनैन की गोलियां तक पहुंचाते थे, और आज भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बाढ़ राहत में या जलजला में या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, तो पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हिंदुस्तान में जो नेटवर्क है वो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, ख़ास तौर से अपने ग्रामीण एरियाज़ जो हमारे हैं उनकी बात करते हैं, तो किस तरह हमारा ये डाक सिस्टम उन एरियो को एक दूसरे से ना सिर्फ जोड़ता है बल्कि ग्रामीण को समाज की तरक्की में आगे ले जाने के लिए किस तरह इकोनॉमिकली उनको बूस्ट करता है, मैं चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालें, जिस तरह से इस किताब में उन्होंने अरविंद कुमार जी ने रोशनी डाली। देखिए, ये नॉन बैंकिंग सेक्टर होने के बावजूद भी इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो 100% जो स्वामित्व है वो भारत सरकार को है, इसमें कोई साझेदारी किसी की नहीं है। और ग्रामीण बैंक में ये जो पोस्ट ऑफिस जो है वो गाँव में है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हर एक ग्रामीण का इस पर पूरा का पूरा विश्वास है कि ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा ट्रस्ट है डाक सेवा पे। और आज के दौर में अगर देखें, चाहे मनरेगा हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, ठीक है, सब कुछ इंडियन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लिंक हुआ है। या समृद्धि कन्या सुयोजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, या और भी गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, और ये जो है बहुत अहम रोल निभा रहा है। जबकि संचार क्रांति की वजह से थोड़ा पिछड़ा तो ज़रूर है, लेकिन सतत प्रयास कर रहा है, और धीरे धीरे जैसे स्पीड पोस्ट, EMS, ई-कॉमर्स, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना पोस्ट ऑफिसेस ने अपनाया है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जी। अब इसके ज़रिए जो है भारत सरकार उन लोगों को जो है लोन भी दे रही है, ATM भी सुविधा प्रदान कर रही है, UPI ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप देखें नोमान साहब, तो पोस्टमैन का काम पहले तो वो सिर्फ लिफाफा लेके जाता था, लेकिन अब उनका काम जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है जी। वो बेसिकली जो है अब बायोमेट्रिक लेकर के जा रहे हैं, और हाथ के हाथ बैठे बैठे किसानों का, गरीब परिवारों का अकाउंट खोल देते हैं, उनको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सारे जितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उनको मिल रहे हैं। जहाँ अपने संचार की क्रांति की बात कही, वाकई आज जदीद दौर है, ईमेल और मैसेजेस का दौर है, लेकिन इस दौर में भी पोस्ट कार्ड के ऊपर हाथ से लिखे हुए लफ्ज़ों की जज्बाती अहमियत अपनी जगह बरकरार है, और हमारा डाक का ये निज़ाम समाज को जोड़ने में, समाज को तरक्की देने में आज भी अपना अहम किरदार निभा रहा है। हम मोहसिन अली साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज इस किताब पर रोशनी डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुमार साहब। बहुत शुक्रिया।
और आज की इस प्रोग्राम का ये दूसरा सेगमेंट भी यहीं मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें सागर आज़मी की हयात व खिदमात पर आज रोशनी डाली जाएगी। सागर आज़मी, असली नाम डॉक्टर इम्तियाज अहमद आज़मी, तखल्लुस सागर, पैदाइश 4 मार्च 1944 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, वफात सन 2004। सागर आज़मी का असल नाम डॉक्टर इम्तियाज अहमद आज़मी था। वो शेखोपुर जिला आजमगढ़ में एक मुतवस्सित दीनदार घराने में 4 मार्च 1944 को पैदा हुए। सागर आज़मी 5 बरस के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। माँ और बड़े भाई सदरुद्दीन की सरपरस्ती में उनकी परवरिश हुई। उर्दू का ये मुतरन्निम शायर हरकत कल्ब बंद हो जाने से बलिया के एक मुशायरे में 5 जून 2004 को अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया और अदबी व शेरी महफिलें एक मुतरन्निम आवाज से महरूम हो गयीं। इब्तिदाई और सानवी तालीम जामिया अहयाउल उलूम मुबारकपुर में हुई और इसी दौरान छोटी सी उम्र में ही उनके मुतरन्निम लहजे की पूरे इलाके में धूम मच गई। सागर आज़मी को कम उम्री से ही शेर व सुखन से लगाव था। मश्क सुखन से कलाम में पुख्तगी आई और बाराबंकी के मारूफ शायर अजीज बाराबंकी के दामन तलमुस से वाबस्ता होकर सागर तखल्लुस इख्तियार किया और अदबी व शेरी नशिस्तों में हिस्सा लेने लगे। सागर आज़मी की शायरी सही मायनों में जदीद होने के साथ साथ अपने अंदर कबूल की सिफ्त भी रखती है। उनके यहाँ मुश्किल पसंदी, गुंजलत तर्ज इजहार और अजनबी लफ्जियात का इस्तेमाल नहीं है। वो अशार में नई तराकीब और अलामतें, तजबीहात और इस्तारात को बरतते हैं। साफ और शफाफ जुबान, शाइस्ता और मुनफरिद पेशकश, नए और अछूते ढंग में असरी मसाइल और जदीद मौज़ूआत की तर्जुमानी करते हैं। सागर आज़मी मुशायरों से पहचाने गए। शायरी, फन, आवाज की सहरकारी और नुदरत आशार से मुशायरों की दुनिया में एक जमाने तक सामीन के दिलो दिमाग पर हुकूमत करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी को सिर्फ मुशायरों की दुनिया तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि मुख्तलिफ अदबी रसाइल में भी उनका कलाम शाया होता रहा। और इसी के साथ किताब कायनात की आज की ये पेशकश यहीं मुकम्मल होती है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।